भाषाई राज्यों ने भारतीय एकता को मजबूत करने में सहायता दी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट, जो 1 नवंबर 1956 को लागू की गई थी, ने राष्ट्र की राजनीतिक और सामाजिक जीवन के रूपांतरण में सहायता प्रदान की। सन 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु के आमरण अनशन के कारण हिंसक विद्रोह प्रदर्शन हुए और आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, जिसकी परिणति सन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करनी पड़ी, जिसने आधिकारिक तौर पर भाषाई राज्यों का समर्थन किया। प्रारंभ में इस बात की आशंका थी कि भाषाई राज्य भारत को और विभाजित कर सकते हैं। हालांकि व्यवहार में इन राज्यों ने भारतीय एकता को मजबूत किया। भारतीयता के साथ कन्नड़ और भारतीय बंगाली, भारतीय तमिल, भारतीय और गुजराती भारतीय आदि साथ साथ होना संभव हुआ, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। सन 1983 में श्रीलंका में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वह कुछ हद तक बहुसंख्यक भाषाई समूह द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा किए जाने का ही परिणाम है। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के कारण ही भारत की ऐसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। यदि भारतीय भाषाई समुदाय की भावना की उपेक्षा की जाती तो शायद हमारे यहाँ भी यही स्थिति उत्पन्न हो जाती। एक भाषा, 14 या 15 राष्ट्र। धर्म संबंधी मुद्दे और पहचान। सांस्कृतिक विविधता के विवादास्पद पहलू अक्सर धार्मिक समुदायों और धर्म आधारित पहचानों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो निम्नलिखित हैं। धर्मनिरपेक्ष सांप्रदायिकता की गतिशीलता राज्य के धर्म और राजनीतिक संस्थाओं के मध्य संबंधों पर आधारित है, जो धर्म को प्राथमिक पहचान के रूप में महत्व देते हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मुद्दे इस बात को संबोधित करते हैं कि राज्य को विभिन्न समुदायों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो आकार और प्रभाव से भिन्न होते हैं, जिनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम शामिल होते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार और राष्ट्र निर्माण। जैदी जैसे विद्वानों ने भारत की विविधता को पहचानने और उसका सम्मान करने के महत्व पर बल दिया, जिसे भारतीय समाज की बहुलवादी और बहुमुखी प्रकृति का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश में अभिव्यक्त किया गया है। इस विविधता को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं ने सराहा, जिन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब आबादी के सभी वर्गों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी संस्कृति और भाषा को विकसित करने की स्वतंत्रता हो। पिछले 3 दशकों में हमने देखा कि किसी देश में विभिन्न समूहों के लोगों के अधिकारों को मान्यता न दिए जाने के ऐसे राष्ट्रीय एकता के लिए कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश के गठन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बांग्लादेशी लोगों के सांस्कृतिक और भाषाई अधिकारों को स्वीकार करने में पाकिस्तान राज्य की विफलता थी। इसी तरह सिंहली को राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपने ने श्रीलंका में जातीय संघर्ष में विशेष भूमिका निभाई। इसी प्रकार भारत में भी किसी भाषा या धर्म को किसी भी समूह पर जोर जबरदस्ती से थोपा जाना राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करता है, जो विभिन्नताओं की मान्यता पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रवाद इसे मान्यता देता है और भारतीय संविधान इसकी पुष्टि करता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अल्पसंख्यक न केवल भारत में बल्कि विश्व के लगभग हर राष्ट्र राज्य में मौजूद है। यहाँ तक कि ऐतिहासिक रूप में समृद्ध देशों जैसे आइसलैंड, स्वीडन, दक्षिण कोरिया में भी आधुनिक पूंजीवाद, उपनिवेशवाद और बड़े पैमाने पर प्रवासन ने सांस्कृतिक, जातीय, भाषाई समूह की बहुलता को जन्म दिया है। वास्तव में ऐसा राष्ट्र राज्य मिलना दुर्लभ है जिनमें केवल एक ही समरूप सांस्कृतिक समूह शामिल हो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के खिलाफ एक तरह की कट्टरता विकसित करने वाले कट्टरपंथियों से 2 बातें कहना चाहूँगा। एक यह कि अल्पसंख्यक एक विस्फोटक शक्ति हैं, जो अगर फूट पड़े तो राज्य के संपूर्ण ढांचे को नष्ट कर सकती हैं। यूरोप का इतिहास इस तथ्य का पर्याप्त और भयावह प्रमाण है। दूसरा यह कि भारत में अल्पसंख्यकों को
अल्पसंख्यकों ने अपना अस्तित्व बहुसंख्यकों के हाथों में सौंपने पर सहमति जताई है। आइसलैंड के विभाजन को रोकने के लिए वार्ता के इतिहास में रेडमंड ने कर्सन से कहा, प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यकों के लिए आप जो भी सुरक्षा चाहते हैं मांगे, लेकिन हमें एक संयुक्त आयरलैंड दें। कर्सन का जवाब था, आपकी सुरक्षा को धिक्कार है, हम आपके द्वारा शासित नहीं होना चाहते। भारत में किसी भी अल्पसंख्यक ने यह रुख नहीं अपनाया। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र राज्य सांप्रदायिकता धार्मिक पहचान में निहित राष्ट्रवाद के एक आक्रामक रूप को संदर्भित करती है। उग्रवाद एक ऐसे दृष्टिकोण को दर्शाता है जो किसी के अपने धार्मिक या सांप्रदायिक समूह को एकमात्र वैध और श्रेष्ठ समूह के रूप में देखता है, जबकि अन्य समूहों को हीन, दोयम दर्जे का तथा विरोधी मानता है। यह एक अनूठा भारतीय अथवा दक्षिण एशियाई अर्थ है जो साधारण अंग्रेजी शब्द से भिन्न है। अंग्रेजी भाषा में कम्युनल शब्द का अर्थ व्यक्ति के बजाय समुदाय यानी कम्युनिटी। यह सामुदायिकता से जुड़ा हुआ व्यक्ति, भाव, विचार आदि। इस विचार को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है यदि देखने वाला सांप्रदायिकता के प्रति सहानुभूति रखता हो, अथवा नकारात्मक दृष्टि से भी यदि देखने वाला इसका विरोधी हो। सांप्रदायिकता की प्रमुख विशेषता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सांप्रदायिकता मुख्य रूप से राजनीति से जुड़ी है, धर्म से नहीं, जबकि सांप्रदायिकतावादी धार्मिक पहचान में गहराई से जुड़े होते हैं। व्यक्तिगत आस्था और सांप्रदायिकता के बीच कोई अंतर्निहित संबंध नहीं होता है। कोई व्यक्ति धार्मिक हो भी सकता है और नहीं भी, तथा धार्मिक आस्थावान व्यक्ति सांप्रदायिक विचारों को मान भी सकता है और नहीं भी। हालांकि सभी सांप्रदायिकतावादी धार्मिक आधार पर स्थापित राजनीतिक पहचान का पालन करते हैं। सांप्रदायिकता की परिभाषित विशेषता उन लोगों के प्रति इनके रुख में निहित है जो अलग अलग पहचान रखते हैं और जिनमें धर्म पर आधारित पहचान वाले लोग भी शामिल हैं। सांप्रदायिकतावादी एक आक्रामक राजनीतिक पहचान को बढ़ावा देते हैं और ऐसे किसी भी व्यक्ति की आलोचना करने या उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं जो उनकी विशिष्ट धार्मिक पहचान को साझा नहीं करता है। अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक विविधता पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 29 भारत के क्षेत्र या उनके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उनकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा संरक्षित या राज्य के बाहर से धन प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय किसी भी शैक्षिक संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। धार्मिक वर्चस्व का परिणाम। सांप्रदायिकता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि धार्मिक पहचान व्यक्तिगत पहचान के अन्य सभी पहलुओं पर प्रभावी होती है। किसी की आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, जाति या राजनीतिक विश्वासों के बावजूद सांप्रदायिकतावादी मानते हैं कि धर्म ही सर्वोपरि पहचान चिन्ह है। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी विशेष धार्मिक समूह जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख आदि के सभी व्यक्तियों को एक समान और अविभाज्य माना जाता है। विविध समूहों को एक रूप बनाने की यह प्रवृत्ति तनाव और संघर्ष का स्रोत हो सकती है। सांप्रदायिकता के साथ भारत का अनुभव। सांप्रदायिकता भारत का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जिसकी पहचान बार बार होने वाले तनाव और हिंसा की घटना से होती है। भारत में सांप्रदायिक दंगों का इतिहास स्वतंत्रता पूर्व काल से ही है, जो अक्सर औपनिवेशिक शासकों की फूट डालो और राज करो की नीति से प्रभावित होता था। हालांकि उपनिवेशवाद ने अंतर सामुदायिक संघर्षों का आविष्कार
नहीं किया, क्योंकि पूर्व औपनिवेशिक भारत में ऐसे संघर्षों का एक लंबा इतिहास है। इसके अलावा स्वतंत्रता पश्चात के दंगों और हिंसा को उपनिवेशवाद के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। भारत का इतिहास धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और जातीय संघर्षों के उदाहरण से भरा पड़ा है, लेकिन इसमें धार्मिक बहुलवाद की एक लंबी परंपरा भी है। उदाहरण के लिए भक्ति और सूफी जैसे आंदोलनों की भक्ति गीतों और कविताओं में बहुलवादी विरासत स्पष्ट है। कबीर जैसे भक्ति संतों की कविताएं हिंदू और मुस्लिम भक्तों का संश्लेषण करती हैं, जो बहुलवाद के प्रतीक है। संक्षेप में कहें तो इतिहास धार्मिक संबद्धता और संघर्षों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उदाहरण प्रस्तुत करता है। इससे हम क्या सीख सकते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। धर्मनिरपेक्षता सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में एक जटिल शब्द है जिसके कई अर्थ हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता मुख्य रूप से चर्च और राज्य के पृथक्करण, राजनीतिक मामलों में धार्मिक प्राधिकरण को हटाने या सार्वजनिक जीवन में धर्म के क्रमिक रूप से पीछे हटने को संदर्भित करती है। भारत में धर्मनिरपेक्षता में राज्य के भीतर सभी धर्मों के लिए समान अधिकार और सम्मान शामिल है। इसका अर्थ जरूरी नहीं कि धर्म के प्रति सत्यता हो। उदाहरण के लिए भारतीय राज्य सभी धर्मों के त्योहारों को सार्वजनिक अवकाशों के साथ स्वीकार करता है और मनाता है। इसके बावजूद धर्मनिरपेक्षता को अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा के साथ संतुलित करना एक चुनौती है। भारतीय राज्य द्वारा धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध होने और साथ साथ अल्पसंख्यकों के संरक्षण पर वचन दिए जाने के बीच तनाव के कारण भी कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उनका एक ऐसे संदर्भ में विशेष ध्यान रखा जाए जहां राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य कार्यों में उन्हें बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में हानि पहुंचानी हो, लेकिन ऐसा संरक्षण दिए जाने से तुरंत ही अल्पसंख्यकों के पक्षपात या तुष्टीकरण का आरोप लगाता है। विरोधी का यह तर्क देते हैं कि इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों के मत प्राप्त करने या उनके अन्य प्रकार का समर्थन लेने के लिए उन्हें अपने पक्ष में लाने का एक बहाना मात्र है। समर्थक यह तर्क देते हैं कि ऐसे विशेष संरक्षण के बिना तो धर्मनिरपेक्षवाद अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक समुदाय के मूल्यों और प्रतिमानों को थोपने का एक बहाना बन सकता है। राज्य और नागरिक समाज सिविल सोसाइटी का अर्थ नागरिक समाज एक व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी क्षेत्र से परे है, लेकिन राज्य और बाजार दोनों के क्षेत्र से बाहर है। ये सार्वजनिक क्षेत्र का गैर बाजार हिस्सा है, जहां लोग अपने समुदायों को बेहतर बनाने या अपने अधिकारों की वकालत करने जैसे सामान्य लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए एक साथ आते हैं। नागरिक समाज में राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों से लेकर धार्मिक संगठनों तथा गैर सरकारी संगठनों तक सभी प्रकार के समूह शामिल हैं। नागरिक समाज संगठनों की भूमिका किसी देश की सांस्कृतिक विविधता सुनिश्चित करने, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने आदि में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कभी कभी राज्य संरचना लोगों से अलग हो जाती है, जिससे तानाशाही को बढ़ावा मिलता है। ये मुख्यतः नागरिकों के समूहों द्वारा बनाए गए स्वैच्छिक संगठन या संस्थाएं होती हैं। इसमें राजनीतिक दल, जनसंचार की संस्थाएं, मजदूर संघ, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन और अन्य प्रकार के सामूहिक तत्व भी शामिल होते हैं। नागरिक समाज के शामिल होने की मुख्य कसौटियाँ यह है कि संगठन राज्य नियंत्रित नहीं होना चाहिए और यह विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक मुनाफा कमाने वाले तत्व हों। ऐसा तानाशाही राज्य लोगों की आवाज़ दबाता है और सत्ता में बैठे लोग किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते। यहीं पर नागरिक समाज और गैर सरकारी समूह अपनी भूमिका निभाते हैं। वे सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होते तथा सिर्फ
धन एकत्रित करने के उद्देश्य से कार्य नहीं करते। वे सरकार पर नज़र रखने और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने में मदद करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्व। आज नागरिक समाज के संगठनों के क्रियाकलाप और भी व्यापक रूप ले चुके हैं, जिनमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिकरणों के साथ पक्ष समर्थन एवं प्रचार संबंधी गतिविधियां चलाने के साथ विभिन्न आंदोलनों में सक्रियतापूर्वक भाग लेना शामिल है। विविध प्रकार के मुद्दों को उठाया गया, जिनमें भूमि संबंधी अधिकारों के लिए जनजातीय संघर्ष, नागरिक शासन का हस्तांतरण, स्त्रियों के प्रति हिंसा और बलात्कार के विरुद्ध अभियान, बांधों के निर्माण अथवा विकास की अन्य परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास, मशीनों की सहायता से मछली पकड़ने के विरुद्ध मछुआरों का संघर्ष, फेरी लगाकर सामान बेचने वालों या पटरी पर रहने वालों का पुनर्वास, गंदी बस्तियां हटाने के विरुद्ध और आवासीय अधिकारों के लिए अभियान, प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुधार, दलितों को भूमि का वितरण आदि शामिल है। ये उदाहरण यह दर्शाते हैं कि नागरिक समाज यह सुनिश्चित करने में कितनी महत्वपूर्ण है कि सरकार अपना कार्य जिम्मेदारी पूर्वक करे और लोगों की बात सुने। निष्कर्ष रूप में कहें तो संस्कृति मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो व्यक्तियों और समाज को आकार देती है। यह एक गतिशील और विकसित इकाई है, जो बदलते परिवेश और परिस्थितियों के अनुकूल ढक जाती है। सांस्कृतिक विविधता मानव अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें विभिन्न प्राकृतिक संरचना, सामाजिक संरचना और वातावरण जीवन एवं संस्कृतियों के विविध तरीकों को जन्म देते हैं। अंततः यह विविधता राष्ट्र और राज्यों को मजबूत करती है, जिससे समाज का समावेशी विकास होता है। महत्वपूर्ण शब्दावलियों में सांस्कृतिक विकासवाद, यह संस्कृति का एक सिद्धांत जो यह तर्क देता है कि प्रकृति में विभिन्न प्रजातियों की तरह ही संस्कृति का विकास विभिन्नता तथा प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। स्टेट व्यवस्था सामंतवादी यूरोप में व्यवसाय के अनुसार श्रेणी प्रदान करने की एक व्यवस्था थी। कुलीनता, पुरोहित वर्ग तथा तृतीय स्टेट, 3 तरह की स्टेट्स थीं। अंतिम स्टेट मुख्यतः व्यवसायियों तथा मध्य वर्ग के लोगों की थी। प्रत्येक स्टेट अपने प्रतिनिधि का स्वयं चयन करती थी। किसानों तथा मजदूरों को वोट देने का अधिकार नहीं था। उपसंस्कृति एक बड़ी संस्कृति के अंदर लोगों के ऐसे समूह का निर्धारण करना जो प्रतीकों, मूल्यों तथा अव्यवस्था को बड़ी संस्कृति से उधार लेता है तथा प्रायः इन्हें विकृत, अतिरंजित या विपरीत कर देता है, ताकि अपने आप को अलग प्रदर्शित कर सके।